नमस्कार। आज की कक्षा में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बीए द्वितीय सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत एवं संकल्पनाएं का पाठ्यक्रम देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि नए पाठ्यक्रम में किन किन विषय वस्तुओं को पढ़ने के लिए रखा गया है और साथ ही साथ हम यह देखेंगे अंत में कि किन प्रमुख पुस्तकों में ये सारा पाठ्यक्रम आपको पढ़ने के लिए अच्छी तरह से उपलब्ध है। जो पहली इकाई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, उसमें है कि राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमको परिभाषाएं पढ़नी है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति के विषय में जो विवाद है कि वह विज्ञान है कि कला है, वह पढ़ना है। उसके साथ साथ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए, अर्थात राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो राजनीतिक सामग्री है उसका अध्ययन और विश्लेषण किस तरह से, किन पद्धतियों के माध्यम से किया जाना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे ऐतिहासिक पद्धति है, दार्शनिक पद्धति है, समाजशास्त्री पद्धति है, उनके बारे में पढ़ना है। और साथ ही साथ राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विषयों जैसे इतिहास के साथ, अर्थशास्त्र के साथ ही भूगोल, मनोविज्ञान एवं आचार शास्त्र के साथ जो संबंध है उसका, वह हमको पढ़ना है। और इसके साथ ही जो है इकाई जो 2 है उसमें मुख्य रूप से राजनीति विज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण अर्थात उपागम के बारे में हमें पढ़ना है। और इसके अंतर्गत 2 तरह के जो 2 वर्ग दिए हुए हैं उपागम के, वो है पहला परंपरागत उपागम, जिसमें जो है संस्थागत उपागम पढ़ना है, ऐतिहासिक उपागम पढ़ना है। साथ ही साथ जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के उपागम के अंतर्गत समाजशास्त्री उपागम और दार्शनिक या मानकीय उपागम के बारे में पढ़ना है। आधुनिक उपागम के अंतर्गत 2 मुख्य उपागम राजनीति विज्ञान के अध्ययन के हैं। वे हैं एक व्यवहारवाद और दूसरा उत्तर व्यवहारवाद। डेविड स्टन को व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद दोनों का ही जनक माना जाता है। दोनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इनकी क्या प्रासंगिकता है राजनीतिक सामग्री के, राजनीतिक जो है राजनीति विज्ञान के अध्ययन के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो तीसरी इकाई है उसके अंतर्गत पहली चीज है कि राज्य क्या है, उसकी परिभाषा एवं तत्व। चूंकि गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, इसलिए राज्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में एक माना जाता है, जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने राजनीतिक जीवन व्यतीत करता है और जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को परिवर्तित करने वाली संस्था में सबसे महत्वपूर्ण है। तो राज्य के जो 4 तत्व हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। राज्य के विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ राज्य की कैसे उत्पत्ति होती है उसको भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। जो एक महत्वपूर्ण चीज है वह है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, और राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध और सबसे पहला जो सिद्धांत आया था वह है राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, डिवाइन थियरी, और उसको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा अतिरिक्त जो है बल सिद्धांत को पढ़ना है। साथ ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को भी पढ़ना है। सामाजिक समझौता सिद्धांत, हाब्स, लॉक और रूसो समझौतावादी विचारक के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं और उन्होंने किस तरह से राज्य के बारे में दिखाया है कि मनुष्य ने आपस में समझौता करके राज्य का निर्माण किया है, यह पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसके अतिरिक्त विकासवादी अर्थात ऐतिहासिक सिद्धांत के बारे में भी अध्ययन करना है। और हम सब यह जानते हैं कि राज्य वास्तव में विकास का प्रतिफल है और विकासवादी सिद्धांत ने इसी बात को प्रतिपादित किया है। इसके अतिरिक्त अंत में मार्क्सवादी सिद्धांत को भी पढ़ना है, जिसमें माना गया है कि राज्य की उत्पत्ति वर्गों के अस्तित्व में आने के बाद हुई है और राज्य शोषण का हथियार है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस तरह से राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपना विचार रखता है वह भी हम लोग पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। इसके अलावा राज्य के कार्य के संबंध में विभिन्न सिद्धांत हैं। क्योंकि राज्य मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को निर्धारित करने वाले एक प्रमुख संस्था है और
राज्य के अंतर्गत ही मनुष्य अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत करता है। इसलिए राज्य के मुख्य कार्य के बारे में विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा, राजनीतिक विचारधाराओं के द्वारा राज्य के कार्यों के विषय में अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, जिसमें है पहला आदर्शात्मक सिद्धांत, और फिर है उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत एवं कल्याणकारी सिद्धांत। इन चारों सिद्धांतों के द्वारा राज्य के कार्य को किस रूप में प्रतिपादित किया गया है वह जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो है पहली, दूसरी और तीसरी इकाई का है, और अब जो है अगली इकाई में हम क्या पढ़ेंगे वह जो है बताते हैं। अगली इकाई चौथी इकाई है, और इसमें राज्य के जो 4 प्रमुख तत्व हैं उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है वह संप्रभुता है। वो संप्रभुता के बारे में इसमें पढ़ना है, और इसके अंतर्गत चूंकि संप्रभुता आधुनिक राज्य की विशेषता है, तो उसमें संप्रभुता की जो एकत्ववादी सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बहुलवाद, जिसने जो है संप्रभुता के कि राज्य के पास ही केवल संप्रभुता होनी चाहिए, उस विचार का विरोध किया, उसे बहुलवाद कहा गया है। उस बहुलवाद के बारे में भी पढ़ना है। इसके अतिरिक्त कानून, जिसे विधि भी कहते हैं, लॉ, उसकी क्या परिभाषाएं हैं, कानून के स्रोत क्या हैं, और कानून के जो वर्गीकरण किया गया है उसके बारे में इस पाठ्यक्रम में पढ़ना है। और चौथी इकाई के अंत में दंड, जो पनिशमेंट है, उसके बारे में पढ़ना है कि दंड के जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं और वो क्या प्रतिपादित करते हैं। अगली इकाई 5वीं है। 5वीं इकाई के अंतर्गत जो विभिन्न संकल्पनाएं हैं उसके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है। स्वतंत्रता की संकल्पना है, लिबर्टी की, समानता है, न्याय, शक्ति, प्रभाव, सत्ता जो अथॉरिटी है, वैधता, दायित्व और अधिकार है, राइट्स के बारे में। साथ ही साथ कर्तव्य क्या है, ड्यूटीज क्या है, राजनीतिक संस्कृति क्या है, पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक विकास जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, और राजनीतिक आधुनिकीकरण। इन संकल्पनाओं के बारे में इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है। 6वीं इकाई के अंतर्गत मुख्यतः जो है विचारधाराएं हैं, और इसके अंतर्गत आदर्शवाद पढ़ना है। जो आदर्शवाद की चरम परिणति जो है हिगल के विचारों में मिलती है, तो हिगल भी पढ़ना है। हिगल के विचार भी आदर्शवाद के अंतर्गत देखेंगे, और साथ ही साथ थॉमस शिलग्रीन के विचार क्या हैं, जो ब्रिटिश विचारक थे और जिन्होंने आदर्शवाद एवं उदारवाद को मिलाया, उसका समन्वय किया। उसके अलावा व्यक्तिवादी विचारधारा के बारे में पढ़ना है, अराजकतावादी विचारधारा है, समाजवाद है, और समाजवादी विचारधारा के साथ साथ पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, जिससे जो है एक लंबे समय तक जो है 18वीं, 19वीं और 20वीं सदी के बड़े भाग तक साम्राज्यवाद रहा, और विभिन्न देश साम्राज्यवादी जो है शिकंजे में रहे, बाद में उनको राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिली। उस साम्राज्यवाद की विचारधारा क्या है उसको पढ़ना है। उपनिवेशवाद जो साम्राज्यवाद से मिलता जुलता रूप है जो है मिलता है, और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म क्या है, जातीय राष्ट्रवाद, वैश्वीकरण जिसे हम ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं, वो क्या है। साथ ही साथ मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स, और फेमिनिज्म है नारीवाद। नारीवाद का क्या अर्थ है, उसकी क्या मांगे हैं नारीवाद के अंतर्गत, और विभिन्न प्रकार के जो नारीवादी सिद्धांत हैं वो जो है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। राजनीतिक सिद्धांत एवं संकल्पनाएं प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 7वीं इकाई में हमें पढ़ना है संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था का जो मुख्य आधार है वह है कि सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर 2 प्रकार की शासन प्रणाली होती है। जहाँ पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में जुड़ी होती हैं, वहाँ पे संसदीय शासन व्यवस्था मानी जाती है, और जहाँ पर सामान्य संबंध होता है उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था का सर्वोत्तम रूप ब्रिटिश शासन व्यवस्था है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सबसे आदर्श रूप संयुक्त राज्य अमेरिका की अध्यक्षात्मक
शासन व्यवस्था है। इसी के साथ संविधान के द्वारा शक्तियों के विभाजन के आधार पर दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, एक संघीय शासन और दूसरा एकात्मक शासन, जहां पर संविधान के द्वारा शक्तियां एकमात्र केंद्र को दे दी जाती हैं, वहां एकात्मक शासन होता है। ग्रेट ब्रिटेन का संविधान एकात्मक शासन का सबसे आदर्श उदाहरण माना जाता है, और जहां पर संविधान के द्वारा शक्तियों का वितरण जो है केंद्र एवं इकाइयों के मध्य कर दिया जाता है, उसे संघीय शासन प्रणाली कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को संघीय शासन का सबसे उत्तम उदाहरण माना जाता है। इसी के साथ इस इकाई में हम लोग राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बारे में भी पढ़ेंगे। वर्तमान समय में राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण शक्ति धारित करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत, तो और राजनीतिक दल ही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, व्यवस्थापिका के चुनाव में भाग लेते हैं, अपने सदस्य खड़े करते हैं, और इसके साथ साथ ही दबाव समूह जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। प्रेशर ग्रुप आज वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति उनको प्राप्त हो गई है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह बहुत ही शक्तिशाली हैं। और तो दबाव समूह क्या हैं, उनके जो है तकनीकें क्या हैं, वह किन साधनों से, किन माध्यमों से किस तरीके से अपनी बातें सरकार से मनवाने की कोशिश करते हैं, यह पढ़ना है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ सरकार के जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका जो कानून का निर्माण करने वाली संस्था है उसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं, जो कानूनों को, संविधान को लागू करने का दायित्व जिस अंग के पास है उसे कार्यपालिका कहते हैं, और तीसरा अंग है वह न्यायपालिका जुडिशरी, जिसका काम है देश के कानूनों के अनुसार निर्णय देना, साथ ही साथ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और न्याय प्रदान करना। साथ ही साथ जो है संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत न्यायपालिका का एक विशेष दायित्व है कि वह देश में जो शक्ति संतुलन स्थापित किया गया है संविधान में केंद्र एवं इकाइयों के मध्य, उन जो है प्रावधानों की भी रक्षा करे। अर्थात वह एक संतुलन चक्र माना जाता है संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत न्यायपालिका को, वह दायित्व भी वो निभाती है। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में विस्तार से पढ़ना है। जो अंतिम इकाई है 8वीं इकाई, वह शुरू होती है संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। किसी भी देश के सर्वोच्च कानूनों के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। तो संविधान क्या है, संविधान के प्रकार क्या हैं, अलग अलग आधारों पर कई जो है प्रकार के संविधान पाए जाते हैं, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि संविधान विकसित है या निर्मित है, लचीला है या कठोर है, और लिखित संविधान है या अलिखित संविधान है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। साथ ही साथ संविधानवाद क्या है और किस तरह से संविधान और संविधानवाद एक जगह पर उनके अंदर अंतर भी आ जाता है। तो संविधानवाद वास्तव में वो चीज़ है जहाँ पर सिर्फ विधि के अनुसार शासन, संविधान के अनुसार शासन करना ही संविधानवाद नहीं है, बल्कि संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन। शासन को की शक्तियों को संविधान के द्वारा ही सीमित कर दिया जाता है, संस्थाओं में शक्ति निहित कर दी जाती है, व्यक्ति में निहित नहीं होती है। तो संविधानवाद क्या है, संविधानवाद की अवधारणाएं क्या हैं, उसके बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ वर्तमान समय में जो शासन की व्यवस्था है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय शासन व्यवस्था है, वह है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के इतिहास, लोकतंत्र के जो खासतौर से उदार लोकतंत्र के लक्षण, और उदार लोकतंत्र के मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। साथ ही साथ सर्वाधिकारवाद, लोकतंत्र और सर्वाधिकारवाद एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। सर्वाधिकारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। इसके मुख्य उदाहरण हैं, आप जानते हैं सब कि नाजीवाद, फांसीवाद और स्टालिनवाद को सर्वाधिकारवाद का सबसे बेहतर उदाहरण माना जाता है। इसके साथ साथ हम लोग पब्लिक ओपिनियन इसमें पढ़ेंगे। यह लोकमत, पब्लिक ओपिनियन क्या है और किस तरह से जो है लोकतंत्र में लोकमत सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके साथ साथ सोशल जस्टिस, जो विभिन्न देशों के संविधानों में सामाजिक न्याय को महत्व दिया गया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही यह निर्धारित किया गया है कि राज्य का लक्ष्य अपने नागरिकों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना है। तो व्हाट इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या है, उसके बारे में हमें विस्तार से यहाँ पढ़ना है। उसके साथ साथ जो है पंथ निरपेक्षता है,
कि पंथ निरपेक्षता क्या होती है और वर्तमान समय में भारतीय समाज के अंतर्गत पंथ निरपेक्षता की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, सत्ता किस तरह से विभाजित की गई है और कहाँ पर जो है सत्ता केंद्रित की गई है या जो है स्थानीय स्तरों पर भी उसको बांट दिया गया है, वह विकेंद्रीकरण पढ़ेंगे। कुछ हद तक इसमें हम लोग जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, पंचायती राज संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे जो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय नागरिकों को दिया गया है। और तीसरे स्तर की सरकार की स्थापना जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से किया गया था। और इसके साथ साथ प्रतिनिधित्व के क्या सिद्धांत हैं। लोकतंत्र जो है में चुनाव प्रणाली महत्वपूर्ण है, तो हमें देखेंगे प्रतिनिधित्व के क्या सिद्धांत हैं। जैसे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व है एक, दूसरा जो है वह आपका व्यावसायिक प्रतिनिधित्व है और तीसरा जो है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। तो प्रतिनिधित्व के इन सिद्धांतों को हम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह के सामाजिक व्यवस्थाओं में, किस तरह के जो है बहुलवादी संस्कृति वाले देशों में जो है वहाँ पे किस तरह की जो है प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ बेहतर साबित हो सकती हैं। और जो खास तौर से देश बहुसांस्कृतिक हैं, बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुप्रजातीय, बहुभाषी हैं, वहाँ पर किस तरह के प्रतिनिधित्व की प्रणालियाँ बेहतर हो सकती हैं। और अंतिम चीज़ जो है इस पाठ्यक्रम में है उत्तर आधुनिकता, कि उत्तर आधुनिकता क्या है। तो जब हम उत्तर आधुनिकता पढ़ेंगे तो उसके पूर्व जानेंगे कि आधुनिकता क्या है। यह जो है पूरा पाठ्यक्रम है। अब इसमें हमको किन मुख्य पुस्तकों का सहारा लेना पड़ सकता है या जिनसे हमें ये पाठ्यक्रम से संबंधित जो है पाठ्य सामग्री इन पुस्तकों में उपलब्ध है, उसके बारे में देखेंगे। उपरोक्त पाठ्यक्रम के में वर्णित जो चीज़ें हमें पढ़नी हैं इस प्रश्न पत्र में, उसके लिए जो मुख्य पुस्तकें हैं जिनसे हमें सबसे अधिक जो है पाठ्यक्रम कवर किया जा सकता है, वो है पहली पुस्तक, मुख्य पुस्तक है अंबादत्त पंत, मदन मोहन गुप्ता एवं हरिमोहन जैन। इनकी पुस्तक का नाम है राजनीति शास्त्र के आधार। यह हिंदी में एक सर्वाधिक जो है अथॉराइज्ड बुक मानी जाती है। आप तीनों लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में प्रोफेसर थे और यह जो है राजनीति शास्त्र के आधार पुस्तक सेंट्रल पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद से प्रकाशित है। और इसमें जो है राजनीतिक सिद्धांत एवं संकल्पनाएं प्रश्न पत्र का अधिकतर पाठ्यक्रम कवर हो जाता है इसमें। इसके साथ साथ पुखराज जैन की पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत। यह जो है साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा से प्रकाशित है। काफ़ी सरल भाषा में इन्होंने पाठ्यक्रम को जो है अपनी पुस्तक में कवर किया है। और इसके साथ साथ ओम प्रकाश गाबा जो हिंदी भाषी क्षेत्र में एक लोकप्रिय एवं आधिकारिक जो है लेखक के रूप में स्थापित हैं। गाबा की पुस्तक का नाम है राजनीति सिद्धांत की रूपरेखा और यह पुस्तक जो है मयूर पेपरबैक्स नोएडा से प्रकाशित है। इसके साथ साथ अगली पुस्तक है खासतौर से संविधानवाद। आज जो चीज़ें हैं इसमें इकाई जो है 7वीं और 8वीं इकाई, जिसमें संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संघीय शासन एवं एकात्मक शासन, राजनीतिक दल, दबाव समूह और साथ ही साथ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पाठ्यक्रम है। उसके साथ साथ संविधानवाद, लोकतंत्र, लोकमत आज जो है से संबंधित जो मुख्य चीज़ें हैं वह इस पुस्तक में दिया हुआ है, BL फाड़िया की पुस्तक में तुलनात्मक राजनीति। और यह पुस्तक साहित्य भवन पब्लिकेशंस आगरा से प्रकाशित है। इसके अलावा जो छोटे छोटे जो है चीज़ें हैं वह अन्य पुस्तकों में भी दी हुई हैं, लेकिन उपरोक्त जो है 4 मुख्य पुस्तकें हैं जिनके माध्यम से उपरोक्त जो है प्रश्न पत्र राजनीतिक सिद्धांत एवं संकल्पनाएं के पाठ्यक्रम को लगभग जो है पूरा पढ़ा जा सकता है। धन्यवाद।